मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और यदि आप यहाँ इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि संस्कृत से संबंधित सभी विषयों की जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो सबसे पहले आज जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है तर्क संग्रह। तो ये तर्क संग्रह जो है ये न्याय दर्शन की एक प्रवेश टीका मान सकते हैं इसको। तो ये अन्नम भट्ट जी के द्वारा रचित है। इसके जो रचयिता हैं वो हैं अन्नम भट्ट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है हमें। और दूसरी बात कि ये तर्क संग्रह आखिर है क्या। तो जैसे मैंने बोला कि न्याय दर्शन का एक प्रवेश ग्रंथ है ये तर्क संग्रह। तो यहाँ पे न्याय विषयक बातें होती है और दूसरी बातें हैं कि जो हमारी संस्कृति थी और जो हमारा संस्कृत था वो पूर्णतः विज्ञान पर आधारित था, अर्थात विशेष ज्ञान पर आधारित था। पुनरपि हमने अभी तक इस संस्कृति या अपनी संस्कृति की महिमा हम खुद नहीं समझ पाए। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। इसमें हमारे जो बाहरी लोग आए, हम पे बार बार आक्रमण किए, फिर उसके बाद उन्होंने हमारी संस्कृति को नीचा रख के फिर अपनी संस्कृति को थोपना प्रारंभ किया। इसलिए हम समझते हैं कि विज्ञान जो है वो उन्हीं की देन है, लेकिन असल में देखा जाए तो विज्ञान भारतीय संस्कृति से, सनातन संस्कृति से ही निकली हुई। तो उसी संदर्भ में ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने न्याय दर्शन बनाए, अर्थ संग्रह बनाया, मीमांसा बनाया, अनेकों जो षट दर्शन हम कहते हैं वो उन्हीं की रचना है। तो तर्क संग्रह में जो बातें आती हैं वो सूक्ष्म रूप से बता दें कि इसमें पदार्थों के विषय में बताया गया है कि मतलब पदार्थ कितने होते हैं, वो पदार्थ के क्या लक्षण हैं, ठीक है, इत्यादि इत्यादि इसके विषय में बताया गया। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अनुबंध मंगलाचरण करना होता है कि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मंगलाचरण में एक तरह से अनुबंध चतुष्टय होते हैं, विषय, अधिकारी, प्रयोजन और संबंध। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं मंगलाचरण में क्या श्लोक है। निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम। विधाय गुरुवंदनम। ठीक है, आगे बालानां सुखबोधाय, बालानां सुखबोधाय बोधाय क्रियते तर्क संग्रह। ठीक है, क्रियते तर्क संग्रह। तो ये जो है जैसे कि अभी मैंने बताया था कर्मणि वाच्य में भी वाक्य होते हैं। तो ये जो वाक्य है संपूर्ण ये कर्म वाच्य में है, क्योंकि मैंने लक्षण बताया था कि यहाँ पे यकार दिखेगा। ठीक है, और कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, कर्म में द्वितीया होती है सामान्य रूप से कर्म के वाच्य में, लेकिन जब कर्म वाच्य में वाक्य बनाएंगे तो कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया आत्मनेपद में चलेगा। और लक्षण क्या है कि एक यकार दिखने लगेगा। ठीक है, आगे देखिए, निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। हृदि ये सप्तमी का एक वचन है। ठीक है, और ये जो निधाय है ये लेप प्रत्यांत है। ठीक है, धा धातु से लेप प्रत्यांत। और विश्वेशम, विश्वस्य ईशम या विश्वानाम ईशम विश्वेशम, यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास हो रखा है। ठीक है, जो विश्व, संपूर्ण विश्व के जो ईश्वर हैं। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और विधाय, विधाय सेम टू सेम लेप प्रत्यांत। ठीक है, धा धातु से लेप प्रत्यांत है ये, इसके रूप नहीं चलेंगे। ठीक है, गुरुवंदनम, गुरुवंदनम जो है वो द्वितीया का एक वचन है और विश्वेशम भी द्वितीया का एक वचन ही है। बालानाम ये है षष्ठी का बहुवचन। सुख बोधाय, सुखेना बोधाय। ठीक है, या तृतीया तत्पुरुष भी कह सकते हैं। और यहाँ चतुर्थी का एक वचन है ये विभक्ति। और यहाँ तृतीया तत्पुरुष सुखेना बोधाय, सुखपूर्वकेना बोधाय,
ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं, ये समास है। और क्रियते तर्क संग्रह, तो यहाँ पे अर्थ क्या कहना चाह रहे हैं जो लेखक हैं कि हृदय विश्वेशम विधाय, जो संपूर्ण विश्व के ईश्वर है उनका हृदय में ध्यान करके, गुरु वंदनम विधाय, और गुरु की वंदना को हृदय में स्मरण करके, विधान करके, बालानाम सुख बोधाय, बालकों को सुख पूर्वक बतलाने के लिए, ठीक है, बालकों को सुख पूर्वक बतलाने के लिए अर्थात सरल तरीके से, सहज तरीके से बालकों को समझ में आए, इसलिए मया अन्नम भट्टेन, कर्ता यहाँ पे दिख नहीं रहा है, हमको खुद जोड़ना है। जैसे मैंने बोला था कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया हो जाएगी, तो मया अन्नम भट्टेन तर्क संग्रह क्रियते, ठीक है, मैं अन्नम भट्ट क्या कर रहा हूँ, तर्क संग्रह का निर्माण कर रहा हूँ, ठीक है, अन्नम भट्टेन तर्क संग्रह क्रियते, इतना हो गया। अब इसमें हमको थोड़ा अनुबंध ढूंढना है कि विषय क्या है, तो विषय यहाँ पे रहेगा तर्क संग्रह, ठीक है। उसके बाद क्या था, विषय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध, ठीक है, तो विषय हो गया तर्क संग्रह, प्रयोजन क्या है, तो ये तर्क संग्रह से न्याय विषयक ज्ञान हो जाए, ठीक है, जो सिद्धांतिक न्याय है उसका हमें बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, वो हो गया प्रयोजन। और तीसरा क्या था, अधिकारी कौन है इसका, तो बालानाम, तो यहाँ बालानाम में हम देखेंगे कि आखिर बालानाम से यहाँ किस बालानाम को लिया, किन बालकों को लिया गया, वह बालक जो 5 से 6 वर्ष के हैं, जिनको केवल अ आ ई राम आता है जाता है को लिए बोलना आ गया, क्या ऐसे बालकों को, यहाँ बालक से तात्पर्य क्या है, क्योंकि बालक तो बहुत छोटे छोटे हैं होते हैं, तो क्या तर्क संग्रह इतना बड़ा दर्शन एक बालक क्या समझ पाएगा, क्या उसके लिए बालक का ये संबोधन दिया गया, तो नहीं, बालक का जो यहाँ पे किया गया है ग्रहण, वो बालक है, लिखा है न्यायबोधिनी में कि अधीत व्याकरण काव्यकोशः, अधीत व्याकरण काव्यकोशः, ठीक है, अधीत व्याकरण काव्यकोशः, और अनधीत न्यायशास्त्रः बालः, अनधीत न्यायशास्त्रः बालः, अर्थात जिसने व्याकरण काव्यकोश का अध्ययन कर लिया और जिसने व्याकरण काव्य कोश का अध्ययन कर लिया और जिसने क्या नहीं पढ़ा है, न्याय शास्त्र का जिसने अध्ययन नहीं किया है, वो बालक, अर्थात तात्पर्य क्या समझ में आया कि जिसको व्याकरण का अच्छी प्रकार से ज्ञान हो चुका है किंतु न्याय शास्त्र का ज्ञान नहीं हुआ है, उन बालकों के लिए, ठीक है, तो उस हेतु से तो ये बालक कहलाएंगे ही कि व्याकरण का तो ज्ञान हो चुका है, तो इसका मतलब ये शब्दों को अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन न्याय का इनको ज्ञान नहीं हुआ, तो इसलिए जो न्याय शास्त्र है इसमें ये अपरिपूर्ण है, इनमें इनकी गति नहीं है, इसलिए इनको क्या कहा गया है, बालक नाम से संबोधन किया गया। तो चूंकि ये न्याय ग्रंथ की प्रवेशिका ही है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, इसलिए यहाँ पे बालकों को अच्छी प्रकार से समझे, तो जिसने व्याकरण पढ़ा होगा, जिसको व्याकरण का ज्ञान होगा, वो और अच्छी प्रकार से समझ सकता है तर्क संग्रह, तो ऐसे बालकों के लिए सुखपूर्वक समझ में आ जाए, इसलिए मैं अन्नम भट्ट तर्क संग्रह का निर्माण कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ अधिकारी कौन हो गए, बालकाः, ठीक है, और क्या था, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव हर जगह संबंध रहता है, ठीक है, तो तर्क संग्रह यह जो रहेगा वो प्रतिपाद्य होगा, क्योंकि प्रतिपादित किसे किया जा रहा है, तर्क संग्रह को, इसको प्रतिपादित करने वाला कौन है, तो प्रतिपादित करने वाला है स्वयं वो ग्रंथ, तर्क संग्रह का ग्रंथ है ना, तो तर्क संग्रह का जो ज्ञान है वो हो गया प्रतिपाद्य, और तर्क संग्रह जो ग्रंथ है, वो जो पुस्तक है, वो एक तरह से साधन बन रहा है उसको प्रकट करने, इसलिए वो हो गया प्रतिपादक, ठीक है, ये हमने जान लिया। अब बात आती है कि आखिर तर्क संग्रह किसे कहते हैं, है ना, मन में एक विषय उत्पन्न होता है कि आखिर तर्क संग्रह कहा किसे जाता है ना, तो आचार्य ने बहुत ही अच्छी से परिभाषा दी है तर्क संग्रह की, उसे हम देखते हैं। तो तर्क संग्रह अर्थात तर्क्यन्ते, ठीक है, तर्क्यन्ते, तर्क्यन्ते
और क्या प्रति या प्रमिति विषयी क्रियन्ते, प्रमिति विषयी क्रियन्ते, प्रमिति विषयी क्रियन्ते, विषयी क्रियन्ते या प्रतिपाद्यन्ते। ठीक है, प्रतिपाद्यन्ते इति तर्कः। ठीक है, ये तो तर्क का परिभाषा हो गया। तर्क किसको कहते हैं? तो जहाँ पे तर्क किया जाता है, ठीक है, या प्रमिति इत्यादियों सब, ये सब विषयों को जहाँ पे रखा जाता है या प्रतिपादित किया जाता है। अर्थात प्रतिपादित अब किसको किया जाता है, तो उसको ध्यान में रखना है। प्रतिपादित किया जाता है किनको? द्रव्यादि पदार्थः। ठीक है, द्रव्यादि पदार्थः यत्र प्रतिपाद्यन्ते। देखिए यहाँ पे प्राद्यन्ते, मैं बार बार दिखा रही हूँ, द य है, यहाँ पे भी कर्मवाच्य वाक्य है। तो समझ में क्या आया कि द्रव्यादि पदार्थ जहाँ पे बताए गए हों, ठीक है, उसको, उस ग्रंथ को तेषाम संग्रह, अर्थात द्रव्यादि पदार्थ जहाँ पे बताए गए और उन द्रव्यादि पदार्थों का, द्रव्यादि पदार्थानाम, ठीक है, द्रव्यादि पदार्थानाम संग्रह। संग्रह मतलब क्या होता है, इसको देखते हैं। तर्क मतलब तो समझ गए कि किसको प्रतिपादित किया जाना, तो द्रव्यादि पदार्थों का। ठीक है, अब संग्रह मतलब संक्षेपेण, संक्षेपेण स्वरूप कथनम। ठीक है, संक्षेपेण स्वरूप कथनम इति संग्रह। इसको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, संक्षेपेण स्वरूप कथनम इति संग्रह। तो जहाँ पे द्रव्यादि पदार्थ यत्र तर्क्यन्ते, ठीक है, द्रव्यादि पदार्थ यत्र तर्क्यन्ते और तेषाम संग्रह, तेषाम के साथ द्रव्यादि पदार्थानाम संग्रह तर्क संग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, तर्क्यन्ते द्रव्यादि पदार्थ इति तर्कः और तेषाम द्रव्यादि पदार्थानाम संग्रह तर्क संग्रह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यादि पदार्थानाम संग्रह संक्षेपेण कथनम तर्क संग्रह। तो ये समझ में आ गया कि जहाँ पे द्रव्यादि पदार्थ कहे गए हों, प्रतिपादित किए गए हों, ऐसे ग्रंथ को तर्क संग्रह कहा जाता है। अब दिमाग में ये बात आती है कि आखिर पदार्थ क्या होता है ना, वो कितने होते हैं पदार्थ, है ना। ये अभी मस्तिष्क में एक बात उठेगी कि आखिर पदार्थ किसे कहते हैं ना। तो पदार्थ का मतलब जो हम समझते हैं व्याकरण में कि पदस्य अर्थ पदार्थ, कि हर एक पद का अर्थ पदार्थ, वो तो होता ही है। साथ में यहाँ पे है कि जो ज्ञान का विषय हो उसे ही पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जो ज्ञान का विषय हो उसे ही क्या कहा जाएगा, पदार्थ। ज्ञान विषय का पदार्थ। ठीक है, या ज्ञान, सामान्य ज्ञान विषय का पदार्थ। ठीक है, तो ज्ञान का जो विषय हो, अर्थात जिसको जानना आवश्यक है, अर्थात हमारे आसपास जो भी वस्तु हमें दिखाई दे रही है वो क्या है, एक पदार्थ है। ठीक है, जैसे हम साइंस में कहते हैं कि ठोस, द्रव्य, गैस, ये तीनों एक पदार्थ होते हैं, वैसे ही हमारे आसपास जो भी वस्तु दिखाई दे रही है या हम उसको अनुभव कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, पदार्थ। अब पदार्थ, ठीक है, हम समझ गए, नहीं पदार्थ होते कितने हैं, ठीक है, उनके क्या क्या नाम है, पदार्थ के क्या क्या नाम है। तो पदार्थ कितने होते हैं, 7, उसके अंक कितने, 7, केवल 7 ही पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, तो इन्होंने दिखाया, देखिए, द्रव्य, ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने लिखा है द्रव्य, फिर उसके बाद गुण, फिर उसके बाद कर्म, ठीक है, फिर सामान्य। ये सब स्मरण करने योग्य है, इसलिए आप लोग देखते भी रहिए और स्मरण भी करते रहिए। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, ठीक है, विशेष, समवाय और
अभाव। ठीक है, 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। तो ये संस्कृत में इन्होंने लिखा है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्तैव पदार्थाः, कि इस पूरी सृष्टि में पदार्थ कितने हैं, केवल और केवल 7 हैं। ठीक है, एव करण से समझ में क्या आता है कि 7 ही पदार्थ हैं, ऐसा समझ में आता है। कौन कौन? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। अब बात ये उठती है कि कोई कोई व्यक्ति विद्वान ये कहते हैं कि शक्ति भी तो एक पदार्थ है ना, अर्थात किसी वस्तु में कोई शक्ति, वो भी तो एक पदार्थ ही है, अर्थात उसको भी तो पदार्थ के अंतर्गत लेना चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि नहीं, शक्ति को पदार्थ के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम लेते हैं अग्नि की शक्ति, है ना, अग्नि में क्या शक्ति होती है कि जलाना। अग्नि क्या करता है, किसी भी वस्तु को अग्नि के पास रखते हैं तो अग्नि उसको जला के राख कर देती है, ऐसा होता है ना। तो मान लीजिए अग्नि की शक्ति क्या है, दाह क्रिया करना। ठीक है, दाह क्रिया करना ही अग्नि की शक्ति है, उस जलाना ही उसकी शक्ति है। तो दाह क्रिया ही उसकी शक्ति हो गई। ठीक है, ये शक्ति हो गई। तो किन्हीं विद्वानों का कहना है कि इसका भी ग्रहण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि शक्ति भी तो एक पदार्थ है, ये भी तो एक जानने का विषय है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कहीं कहीं देखा गया, भले अग्नि में दाहन क्रिया है, फिर भी अगर आप एक इमेजिन करें, अग्नि के पास हम ईंधन रख दें, अग्नि के पास हम क्या रखें, ईंधन रख दें। ठीक है, ये अग्नि है और यहाँ पे ईंधन है। तो जैसे हम यहाँ पे ईंधन रखते हैं तो ये तो अग्नि हो गया और ये ईंधन हो गया। ठीक है, तो अग्नि के, यदि ईंधन अग्नि के पास जाएगा या अग्नि ईंधन के पास है, तो ये अगर ये दोनों अत्यंत निकट है तो निश्चित अग्नि ईंधन को, लकड़ी को जला के राख कर डालेगी। लेकिन अगर मान लीजिए बीच में हम एक डिस्टेंस कर दें, डिस्टेंस मतलब हम कोई ऐसा, उन्होंने बोला है कि वहने ईंधन मणि संयुक्ते। ठीक है, मान लीजिए वहनी अग्नि है और फिर ईंधन है, उनके बीच में यदि एक मणि रखते हैं, है ना, एक कोई पत्थर या कुछ मतलब मणि टाइप का कुछ रख दें, पत्थर टाइप का बीच में, अग्नि और किसके बीच में, ईंधन के बीच में, तो क्या अग्नि ईंधन को जला सकेगी? बिल्कुल, उसके पास दाह शक्ति है, वो किसी भी वस्तु को जला सकती है। लेकिन अगर उसके पास मणि रख दें या कुछ ऐसा पत्थर रख दें, है ना, अग्नि और ईंधन के बीच में डिस्टेंस में रख दें, उसके बीच में बड़ा सा पत्थर, तो क्या अग्नि इधर है और इधर ईंधन है, अग्नि बिल्कुल ही ईंधन को नहीं जला पाएगी। क्यों? क्योंकि एक बाधक कौन बन गया, मणि बन गया। तो भली अग्नि में जलाने का स्वभाव है, जलाने की शक्ति है अग्नि में, पुनरअपि अग्नि जो है वो ईंधन को क्यों नहीं जला पा रहा है, मणि के व्यवधान होने से। तो इसलिए इन्होंने हेतु दिया इन लोगों ने कि मणि के व्यवधान होने से पता चल, शक्ति को यदि पदार्थ माना जाए तो वो थोड़ा गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि मणि के व्यवधान हो जाने से अग्नि में दाह शक्ति खत्म हो गया, अर्थात वो ईंधन को नहीं जला पा रही है। तो इसका मतलब शक्ति कोई पदार्थ नहीं है, ऐसे कुछ विद्वानों का मत है। ठीक है, इसलिए पदार्थ के अंतर्गत केवल और केवल 7 को ही लिया गया है। कौन कौन से? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। इसलिए बोला उन्होंने कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्तैव पदार्थः। ठीक है, ये हमने जान लिया। अब जैसे ये 7 पदार्थ हैं तो इनके विषय में भी एक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर ये जो 7 पदार्थ है, अब इसके क्या लक्षण है ना, द्रव्य कितने होते हैं, गुण कितने होते हैं, कर्म कितना होता है, सामान्य क्या होता है, विशेष क्या होता है, समवाय क्या होता है, अभाव क्या होता है, ये सब अब एक जानने की अभिलाषा उत्पन्न हुई है ना, कि आखिर इन सबको क्या कहा जाता है, इनकी क्या क्या परिभाषा है। तो सबसे पहले है द्रव्य। तो आइए जानते हैं कि द्रव्य की क्या परिभाषा है, द्रव्य किसे कहते हैं। ठीक है, और द्रव्य कितने होते हैं। तो यहाँ पे जो है एक तरह से इन्होंने परिभाषा थोड़ा तो कम ही दे रखा है, इन्होंने एक तरह से उसकी संख्या परिगणित की है। ठीक है, तो द्रव्य कितने होते हैं उसमें लिखा है कति द्रव्यानि कानि च तानि, तो लिखा है तत्र द्रव्यानि पृथ्वी,
देखिए द्रव्य जो पृथ्वी, ठीक है, पहली हो गई पृथ्वी। दूसरा है पृथ्वी अप मतलब क्या होता है, जल, अप मतलब जल, ठीक है। फिर उसके बाद है तेज कहते हैं अग्नि को, अग्नि। आगे है वायु ना, वायु हम सब जानते हैं, वायु, ठीक। फिर आकाश भी हम जानते ही हैं, लेकिन उसको अच्छी प्रकार से नहीं जान पाते हैं। जैसे जल तो हम जानते हैं, जल एक पीने योग्य पदार्थ है, लेकिन जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O या हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे मिलके बना है, ये सब है एक वैज्ञानिक भाषा है ना, तो उसको उसी प्रकार से जाना जाता है। तो सूक्ष्म रूप से हम नहीं जानते, तो यहाँ पे सूक्ष्मता बतलाई गई है, उसका स्वभाव बतलाया गया है। उसके बाद है काल, ठीक है। फिर क्या है, काल के बाद दिक मतलब दिशा, ठीक है, दिशा। फिर उसके बाद है आत्मा, ठीक। फिर क्या है, मनः मतलब मन। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये 9 द्रव्य हो गए ना, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर मनुष्य का एक स्वभाव होता है ना, कहते हैं कि इस मनुष्य में मनुष्यता है, घट में घटत्व है। तो जो उसका स्वभाव होता है, अगर वो उस स्वभाव से इधर हो जाता है तो फिर कहते हैं इसकी तो मनुष्यता चली गई, ऐसा हम कहते हैं ना। तो वैसे ही ये जो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु, आकाश, इन सब के कुछ कुछ लक्षण हैं, इनके कुछ कुछ स्वभाव है। तो इसी लक्षण और इनके स्वभाव के विषय में इस तर्क संग्रह में व्याख्या की गई है कि पृथ्वी किस लक्षण वाली है, पृथ्वी में कौन सी क्रिया होती है, पृथ्वी के कितने भेद हैं, ठीक है। और यही सब पृथ्वी का अपना स्वभाव क्या है, पृथ्वी क्या क्रिया करती है, ऐसे जल के विषय में है, अग्नि के विषय में, तो वो हम आगे की कक्षा में जानेंगे। आज इतना ही तक रहने देते हैं और इसको बार बार अभ्यास करेंगे तो और ज़्यादा बेटर समझ में आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया तर्क संग्रह के 2 अभी हमने किए हैं कि पदार्थ कितने हैं, ठीक है, उनके नाम कौन कौन से थे। तो हमने बोला द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये सब साथी पदार्थ माने गए। शक्ति को पदार्थ के अंतर्गत क्यों नहीं लिया गया वो भी हमने समझ लिया, और द्रव्य कितने हैं वो भी हमने समझ लिया कि पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा, मनांसी। अब यहाँ पे भी नवैव से क्या हुआ, एवकरण करने से पता चला कि द्रव्य भी केवल और केवल 9 ही होते हैं, उसके अतिरिक्त 10वां या 11वां द्रव्य नहीं होते हैं, ठीक है। ये हमको जानना है, ठीक है। आज इतना ही तक रहने देते हैं। अगर आप यहाँ पे नए हैं चैनल में तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपके पास स्वयं ही जब भी वीडियो बनेगा आपके पास वो चला जाए, ठीक है। नमो नमः, हरि ओम।